हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम एक सवाल समझेंगे जिसमें हम किसी दिए गए सदिश का किसी दिए गए आधार के सापेक्ष निर्देशांक सदिश ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी आप देखेंगे V3R का ये समुच्चय है। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे समुच्चय दिया है और हमको इसके सापेक्ष यानी इस समुच्चय के सापेक्ष अल्फा का अल्फा ये दिया है, ये दिया, ये दिया, यानी कि हर स्थिति में हमको अलग अलग काम करने हैं। तो अल्फा का निर्देशांक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स। अब ये कोऑर्डिनेट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन समझिए। तो पहले आप डेफिनेशन समझो कि कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होते हैं और उसको किस तरह से फाइंड किया जाता है। मान लीजिए ये VF एक वेक्टर स्पेस है और B उसका कोई बेसिस है। इस वेक्टर स्पेस का B क्या है? बेसिस है, आधार है। और कैसा आधार है? क्रमित आधार है, अर्थात ऑर्डर्ड बेसिस है। तो आप सब जानते होंगे कि ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है। ऑर्डर्ड बेसिस में वेक्टर्स जो होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न के होते हैं, यानी कि उनमें जो उन वेक्टर्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें एक निश्चित क्रम दिखाई देता है। यानी आपको पता चल जाएगा कि 5वें नंबर में जो वेक्टर आएगा वो किस टाइप का होगा, 10वें नंबर में या 12वें नंबर में किसी भी क्रमांक वाले मतलब जगह पे जो वेक्टर आएगा वो किस रूप का होगा, क्योंकि क्रमित आधार में एक निश्चित पैटर्न के वेक्टर्स होते हैं, उसको अपन क्रमित आधार बोलते हैं। जैसे आप देखो, मान लो मैं R³ का बात करूं, ठीक है, तो आप देखो 1 0 0 0 1 0। तो अब आप समझ गए होंगे कि तीसरे नंबर में क्या आने वाला है। यहाँ पहले 1 0 0 0 1 0, फिर से आप समझ गए होंगे कि 0 0 1 आने वाले थे। क्रमित आधार मतलब एक निश्चित पैटर्न वाले वेक्टर्स हों। ठीक है, तो ये मान लो आधार है VF का। VF का ये एक आधार है। अब मान लीजिए इस वेक्टर स्पेस में से मैंने एक वेक्टर लिया अल्फा नाम का, तो अवश्य ही बेसिस की जिम्मेदारी है कि अब इस वेक्टर अल्फा को बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, यानी हम अल्फा को लिख सकते हैं बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के बदौलत लिख सकते हैं हम अल्फा को। तो इसके लिए मुझे कुछ स्केलर्स चाहिए। तो मान लो मैं स्केलर्स यूज कर रहा हूँ x1। हर एक स्केलर को हम वेक्टर से गुणा करते जाते हैं, x2 अल्फा 2 और प्लस चलते चलते xn अल्फा n। ठीक है, तब ये जो अब देखो हमने क्या किया, अल्फा को बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया। तो ये जो स्केलर जो आपने चुने हैं x1 x2, बस इन्हीं का आपको टपल बनाना है। n कंपोनेंट्स है इसलिए n टपल होगा। ये जो n टपल है वही उस बेसिस b के सापेक्ष उस वेक्टर अल्फा का कंपोनेंट वेक्टर कहलाता है। ये पूरा का पूरा को हम लोग बोलते हैं मतलब सॉरी कंपोनेंट वेक्टर नहीं, कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, यानी निर्देशांक सदिश कहलाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर कहलाता है किसका? अल्फा का। किसके सापेक्ष? बेसिस बी के सापेक्ष। ये लोग कौन है? ये लोग जो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो कोफिशिएंट्स आए हैं, अल्फा 1 का कोफिशिएंट x1, अल्फा 2 का कोफिशिएंट x2, इस तरीके से। समझ में? यानी कि आपको सबसे पहले तो जरूरत है बेसिस की। अब यहाँ पे V3R का केवल समुच्चय बस दिया है, इस समुच्चय के सापेक्ष अल्फा के निर्देशांक ज्ञात करो बोलता है। तो सबसे पहले अगर मैं इस वेक्टर को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इस बात की जानकारी अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आप इसको सिद्ध करो कि ये बेसिस है कि नहीं है। क्योंकि बेसिस आपको वो पक्की गारंटी देता है कि हाँ, आप किसी भी वेक्टर को उसके बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। तो पहले हम तो वही प्रूफ करेंगे कि वो बेसिस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है और किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब सब ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास जो एस में जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अब एस को हम लोग को क्या करना है? बेसिस प्रूफ करना है। तो बेसिस की शर्त क्या है? कब कोई समुच्चय, कब कोई सेट दिए गए वेक्टर स्पेस का बेसिस कहलाएगा? तो उसके लिए दो शर्तें हैं।
पहली शर्त तो ये है कि वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरा, वो सेट जो है वो वी को क्या करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए। जनरेट करना चाहिए बोलने का मतलब ये है कि एल एस इक्वल वी, यानी कि v का प्रत्येक वेक्टर s के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर लेते हैं। ये काम वैसे आप कर सकते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आपको उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ता है। और लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करके आप उसको जीरो वेक्टर के बराबर रखो, फिर इसको सॉल्व करो, चेक करो सारे स्केलर्स की वैल्यू जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है। पहला एक कम ए, बी एक कम बी, सी एक कम सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। फिर एक कम ए, बी एक कम बी, सी खत्म, ए प्लस बी बराबर जीरो। फिर तीसरा एक कम ए और ये भी खत्म। तो ए बराबर जीरो यहाँ से मिल गया, ए बराबर जीरो यहाँ रखोगे तो बी बराबर जीरो, दोनों जीरो तो सी भी जीरो। तो ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो। इसका मतलब ये वेक्टर्स, ये समुच्चय पूरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ये v को जनित करता है कि नहीं करता है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप v3 का यानी कि v3r का कोई भी वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के बदौलत लिखा जा सकता है। ये देखो ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। मान लो इसी लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं कोई भी वेक्टर एक्सप्रेस करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ, यानी कि चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ b1 b2 b3। ठीक है, ये कहाँ का वेक्टर है, v3r का कोई सा भी वेक्टर है, एकदम से कोई सा भी। अब ये हो गया a111, ये हो गया आपके पास b110, फिर c हो गया 100। अब आप तुलना करो, b1 के बराबर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी। b2 के बराबर क्या आएगा, दूसरे वाले के बराबर। जैसे यहाँ पे आप 0 0 0 से तुलना किए तो ये मिला। अभी 0 0 0 के बजाय आपको b1 b2 b3 मिलेगा। b2 बराबर मिलेगा a प्लस बी, और आपके पास b3 बराबर क्या मिलेगा, तीसरे वाले की तुलना करो तो a इधर खत्म, a मिलेगा। तो जैसे b3 का a की जगह b3 यहाँ रखोगे तो b का मान कितना मिलेगा बताओ, b का मान मिलेगा b2 माइनस b3, b2 माइनस b3। फिर b2 माइनस b3, b का मान यहाँ रखोगे, फिर a का मान रखोगे तो c का मान मिलेगा। तो कितना मिलेगा c का मान, देखो a का मान रखोगे b3 और b का मान रखोगे b2 माइनस b3, तो b3 कट जाएगा, b2 बचेगा, b2 पलटाना तो c का मान निकलेगा b1 माइनस b2। तो अब ये a का मान, b का मान और c का मान यहाँ रख लेना, तो आपको दिखने लगेगा कि हाँ v3r का कोई भी वेक्टर इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के बदौलत लिखा जा सक रहा है। इसका मतलब यस, दूसरा वाला शर्त भी पूरा हुआ, पहला तो पूरा हो ही गया था। तो ये उसका आधार है, और जब ये सिद्ध हो गया कि उसका आधार है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब उसके कोऑर्डिनेट वेक्टर पता करेंगे। इनमें से प्रत्येक वेक्टर का कोऑर्डिनेट वेक्टर पता करेंगे, निर्देशांक सदिश पता करेंगे। तो निर्देशांक सदिश कैसे पता करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये वेक्टर दिख रहा है, जैसे मैं पहला वाला बना के दिखा रहा हूँ 4 - 3 2। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो बेसिस है, अब ये बेसिस बोलेंगे, अब ये बेसिस बन चुका है, तो बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के बदौलत आप उसको लिखो x1 110, सॉरी 111 है ना, हाँ, प्लस x2 110 प्लस x3 100। अब आपको तुलना करनी है दोनों पक्षों से, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, ये मिलेगा आपको 4। फिर दूसरा क्या आएगा, x1 x2, ये मिलेगा आपको -3, x1 इधर नहीं, इधर x1 बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, x1 का मान 2 आप यहाँ रखो, फिर पलटाओ तो आपको x2 का मान मिलेगा, कितना मिलेगा, -5। -3 पहले से है, 2 उधर चले जाएगा तो -5 हो जाएगा। x1 x2 दोनों मिल गया। अब x3 का मान आपको यहाँ से मिलेगा, देखो 2 - 5 करोगे तो कितना मिलेगा, -3, -3 उधर जाएगा तो +3, तो x3 का मान कितना मिल जाएगा, 7। तो ये इनका मान आ गया, और इसी को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में सजाइए, x1 x2 x3, इसी को आप बोलोगे उस अल्फा का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेट S।
तो कितना आएगा, x1 का मान कितना है 2, x2 का मान -5 और x3 का मान 7। ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट वेक्टर, इस तरीके से बनेगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर आ गया, ठीक है ना। ये x3 का मान 7 है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, और ये अपना कौन है, अल्फा, ये ऐसे ही आप इसको बनाइए और इसको बनाइए। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ऐसे सवालों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।